हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है जीओसी का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज द स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए का वैल्यू स्मॉल होगा, मतलब वीक एसिड आपको फाइंड आउट करना है। तो इन सभी में से सबसे वीक एसिड कौन सा है? तो ये तो सारा चार्ट हम बता चुके हैं कार्बोजाइलिक एसिड का, जिससे कि आप देख के ही बता सकते हैं कि ऑप्शन सी होगा। इसके अलावा और बहुत सारा लगभग 20 का चार्ट में बताएं, 20 कार्बोजाइलिक एसिड के बारे में, PSCOH, HCOH, CH3COH। एनसीईआरटी में भी वो चार्ट दिया हुआ है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोजाइलिक एसिड। तो उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। अब आप कैसे देखिएगा, तो देखिए इसका कंजुगेट बेस को जो स्टेबलाइज करेगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ पे COO- बनेगा कंजुगेट बेस, H+ लीज होगा। तो यहाँ फ्लोरीन सेकेंड कार्बन पे अटैच है, ये जो फ्लोरीन है ये। यहाँ पे जो COO- बनेगा, यहाँ से फ्लोरीन थर्ड कार्बन से अटैच है, ये जो फ्लोरीन है। तो माइनस आई शो करेगा फ्लोरीन, कंजुगेशन में तो है नहीं जो कि मेजोमेरिक शो कर सकता है। तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन जो है खींचेगा, और माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये आपको पता होगा। तो ये दूर ज्यादा है COO- से एज कंपेयर टू दिस, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कंजुगेट बेस को, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इन दोनों के कंपेरिजन में। मतलब ए और बी में बी वीक है। अब सी और डी, तो डी और सी में तो आपका सी वीक होगा। क्यों? क्योंकि Br जो है ये सेकेंड है और यहाँ थर्ड कार्बन से अटैच है। तो माइनस आई फिर डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो ये ज्यादा दूर है तो कम स्टेबलाइज करेगा एनायन को। तो सी और डी में वीक होगा आपका सी। अब बी और सी में देख लेते हैं, क्योंकि ए बी में बी वीक है और सी डी में सी वीक है। तो बी डी में कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो दोनों थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन एक फ्लोरीन है एक ब्रोमीन है, और माइनस आई जो है फ्लोरीन का ज्यादा होता है ब्रोमीन से, मतलब फ्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन। मतलब ब्रोमीन कम स्टेबलाइज कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। तो आपका सबसे वीक एसिड सी है, तो स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट भी सी का होगा। इसके बाद 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हैज लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट सबसे कम किसका है? तो ये देखिए ऑप्शन ए, इसमें जो है CH3 के कारण इस तरफ sp2 और ये sp3 होता है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्टेड रहेगा, तो इसे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। सिमिलरली इन दोनों में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। तो दो वेक्टर है एक दूसरे के साथ, रिजल्टेंट कुछ डाइपोल मोमेंट बनाएगा। इसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, कुछ तो होगा, इसको भी रहने देते हैं। इसके बाद सेकेंड में देखिए ये लीनियर है, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप लीनियर है, मतलब ये स्ट्रेट चेन है। और ये sp और ये sp3, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका ये कार्बन है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्टेड रहेगा, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा इन दोनों बॉन्ड के कारण। सिमिलरली इस तरफ से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, मतलब दो डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, 180 डिग्री पे है। और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि CH3 है CH3 है, मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पे है, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो लोवेस्ट तो आपका बी ही होगा, क्योंकि इससे कम हो ही नहीं सकता है, 0 से कम डाइपोल मोमेंट होगा ही नहीं, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें भी देख सकते हैं, तो एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ इथाइल ग्रुप है, फिर से सेम रीजन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका भी sp और ये sp3, तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये वाला कार्बन होगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्टेड रहेगा, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, और हाइड्रोजन के कारण इस तरफ होगा। लेकिन दो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो है इथाइल और हाइड्रोजन के कारण सेम नहीं है, तो इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट कुछ तो होगा, 0 नहीं होगा, तो सी तो ऐसे भी रिजेक्टेड है। नेक्स्ट सिमिलरली इसमें भी, तो ये sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब इस तरफ डाइपोल मोमेंट होगा। सिमिलरली इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन के कारण इस तरफ, फिर से मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मतलब नेट कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट होगा। तो लोवेस्ट आपका बी होगा, क्योंकि 0 डाइपोल मोमेंट है बी के केस में। इसके बाद 16th क्वेश्चन है, द नोडल प्लेन इन द पाई बॉन्ड ऑफ इथीन इज लोकेटेड इन।
तो पाई बॉन्ड के कारण नोडल प्लेन कहाँ होता है इथीन में? तो देखिए इथीन आपका होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। और आपको पता है कि पाई बॉन्ड जो है साइडवेज ओवरलैपिंग होता है पी ऑर्बिटल का, तो ये पी ऑर्बिटल जो है साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। इसमें जो है मॉलिक्यूल के प्लेन में कोई पाई बॉन्ड नहीं रहता है, मतलब परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल के द्वारा पाई बॉन्ड बनता है। तो परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल के द्वारा बनता है तो पैरेलल प्लेन में, मतलब जिस प्लेन में आपका मॉलिक्यूल है उस प्लेन में पाई बॉन्ड नहीं है, तो उस प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, मतलब पी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आपका नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन होता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। तो मोलिकुलर प्लेन में नोडल प्लेन पाया जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के प्लेन में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब एक भी पी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पी इलेक्ट्रॉन का 0 है। तो नोडल प्लेन मोलिकुलर प्लेन में पाया जाएगा। प्लेन पैरेलल टू मोलिकुलर प्लेन, इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाया जाएगा, क्योंकि इससे जब पैरेलल आप ले जाइएगा, ये परपेंडिकुलर में जब बन रहा है तो इसके ऊपर या नीचे ले जाइएगा जिस प्लेन में आपका मॉलिक्यूल है, तो पैरेलल प्लेन में तो मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि पाई बॉन्ड जो बना रहा है उसमें मिलेगा। प्लेन परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर प्लेन विच बाइसेक्ट्स द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज राइट एंगल। तो बोल रहा है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, तो इस प्लेन में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मोलिकुलर प्लेन कंटेन्स द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगा। देखिए ये इतना सारा जो रीजन है इसमें कोई भी प्लेन रहेगा परपेंडिकुलर प्लेन तो सिग्मा मतलब नोडल प्लेन नहीं पाया जाएगा, तो सिर्फ एक ए ऑप्शन ही पॉसिबल है। यहाँ पे आपको नोडल प्लेन मिलेगा, मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, और यहीं से हाइड्रोजन अटैच रहता है और इससे भी 2 हाइड्रोजन अटैच होता है, उस प्लेन में पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब पी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। CH3 कार्बन हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम अटैच है, फिर CH3 प्लस CH3 और Br रेडिकल, तो इससे X प्लस HBr बन रहा है, मतलब ये Br रेडिकल जो है H रेडिकल के साथ रिएक्शन करके HBr बनाया, तो एक H रेडिकल निकलेगा, तो कहां से निकलेगा? तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन रहेगा, मतलब जहां से H निकले तो वहां पे रेडिकल ज्यादा स्टेबलाइज हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। तो आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ तो ड्यूटेरियम निकाल दिया है, तो ड्यूटेरियम निकला ही नहीं है। यहाँ HBr ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन रेडिकल, तो ड्यूटेरियम तो एज इट इज रहेगा, तो डी ऑप्शन तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद ABC बच रहा है, तो ये देखिए 1 डिग्री रेडिकल है और ये 3 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है, तो 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसका आंसर बी होगा। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब यहाँ से H रेडिकल निकलेगा, तो मेजर प्रोडक्ट X जो है वो यही वाला है, मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रोजन यही से मतलब H रेडिकल बनना चाहेगा, और H रेडिकल जब रिलीज होगा तो यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, मतलब कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, among the following the molecule with highest dipole moment is। तो इसमें आपके पास CH3Cl है, CH2Cl2 है, CHCl3 है, CCl4 है। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि CH4, इसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम ऐड करते जाइएगा आप, तो वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होते जाता है। तो 1 क्लोरीन ऐड कीजिएगा तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट, 2 ऐड कीजिएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, इससे कम होगा, और ऐड कीजिएगा तो और कम हो जाएगा, और CCl4 में तो 0 ही हो जाता है डाइपोल मोमेंट। तो इन सभी में से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट CH3Cl का होगा। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि CH4 में जैसे जैसे क्लोरीन ऐड करते हैं तो डाइपोल मोमेंट घटते जाता है। 1 क्लोरीन ऐड कीजिएगा तो जितना डाइपोल मोमेंट होगा, उसके बाद जब क्लोरीन ऐड कीजिएगा तो डाइपोल मोमेंट घट जाएगा। सिमिलरली 1 और ऐड कीजिएगा तो और घट जाएगा, जब 4 क्लोरीन ऐड हो जाएगा तो 0 ही हो जाता है। सिमिलरली CH4 का भी 0 होता है, ऐसा नहीं कि CH4 से घट जाएगा, CH4 खुद 0 है, CH3Cl का पॉजिटिव है, मतलब CH4 से कम नहीं होगा। CH4 के बाद एक Cl ऐड हुआ
इसके बाद अगर और क्लोरीन ऐड होता है तो इससे कम हो जाएगा, सिमिलरली और एक ऐड होगा तो और कम जाएगा। इसी तरह से 4 में जाके 0 ही हो जाता है जब चारों हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लग जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका रिएक्शन करवा रहे हैं 2 मोल्स NaNH2 से, तो 2 मोल से मतलब 2 एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इन सब में जो ज्यादा एसिडिक होगा उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो आपके पास OH है, OH है और यहाँ COOH है और यहाँ ये भी टर्मिनल अल्काइन एसिडिक हाइड्रोजन है। तो कौन कौन सा H+ रिलीज होगा? 2 ही रिलीज होगा। तो देखिए यहाँ कार्बन से निगेटिव आएगा जब H+ रिलीज होगा, यहाँ ऑक्सीजन पे आएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन पे आएगा, यहाँ ऑक्सीजन पे आएगा। तो सबसे पहले तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज बहुत ही अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा होता है कार्बन से। तो ये तो सबसे वीक एसिड है, इन तीनों में से सबसे वीक एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला है। अब COOH और OH में ये कार्बोजाइलिक एसिड, ये अल्कोहल, तो कार्बोजाइलिक एसिड तो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो CO O- तो बनेगा, मतलब ये वाला H+ तो रिलीज होगा। अब इन दोनों में क्या होगा? तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बनाएगा वो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन मतलब आसानी से रिलीज होगा। तो यहाँ देखिए ये जो O- बना है इसको NO2 ग्रुप -I से स्टेबलाइज करेगा। माइनस हम नहीं लगाया क्योंकि मेटा पोजीशन पे एक दूसरे के, तो -I से स्टेबलाइज करेगा। इस केस में तो कोई ग्रुप नहीं है -I लगाने के लिए, तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ये, तो ये O- मतलब H+ ये आसानी से रिलीज कर देगा, ये एसिडिक है मतलब यहीं से H+ जाएगा और यहाँ निगेटिव का जाएगा। तो ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा। बाकी में देखिए ये वाला और ये वाला H+ रिलीज किया है, तो यहाँ तो निगेटिव चार्ज अनस्टेबल ही होगा, इससे ज्यादा एसिडिक ये दोनों OH है। इस केस में ये दोनों है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंपाउंड गिवन बिलो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द पोजीशन X, Y एंड Z। तो आपके पास X, Y और Z का करेक्ट ऑर्डर बताना है एसिडिटी का। तो सबसे पहले COOH NH3+ और NH3+ है, तो COOH ज्यादा एसिडिक होगा इन दोनों से। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से H+ जाएगा तो जो एनायन बनेगा कंजुगेट बेस वो ज्यादा स्टेबल होता है, COO-। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ H+ जाएगा तो NH2 नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो ये लोन पेयर नाइट्रोजन पे है, ये ऑक्सीजन पे है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो इस पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा फैक्टर ये कंजुगेशन में भी है, तो दो ऑक्सीजन स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसलिए X तो सबसे ज्यादा होगा। तो A और D तो रिजेक्टेड हो गया, X सबसे ज्यादा। अब Y और Z में देखना है, तो Y से जब NH2 जाएगा तो COOH का -I लगेगा और यहाँ पे भी COOH का -I लगेगा, लेकिन ये ज्यादा दूर हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये आपको पता होगा। तो Z के केस में जो H+ रिलीज होगा तो यहाँ NH2 लोन पेयर बनेगा, सिमिलरली Y के केस में, तो Y के केस में जो NH2 बनेगा उसको ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा -I से, नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो H+ ये आसानी से रिलीज कर देगा, मतलब X के बाद ज्यादा एसिडिक Y होगा और सबसे कम Z होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर 20 का। इसके बाद 20 क्वेश्चन, 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम एसीटेट टू गिव। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए, 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन है, इससे SO3 अटैच कर दीजिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया। अब 4th पे मिथाइल, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो पारा पोजीशन पे मिथाइल अटैच कर दीजिए, प्लस सोडियम एसीटेट, तो CH3 CO, यहाँ H रहता तो एसिटिक एसिड होता, और ये NaOH के साथ यदि एसिटिक एसिड रिएक्शन करता है तो सोडियम एसीटेट साल्ट बनाता है, तो ये दोनों रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा? तो एक्चुअली में ये जो कंजुगेट बेस है ये आपका एसिटिक एसिड का साल्ट है, CH3COOH, मतलब ये बेस के साथ रिएक्शन किया है तब आपका सोडियम एसीटेट बना है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एसिटिक एसिड से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में ये क्या करेगा? H+ रिलीज करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेगा कि मेरे रहते तुम वीक एसिड होते हुए भी रिएक्शन क्यों कर लिया, रिएक्शन हम करेंगे। तो अब ये बोलेगा कि हम तो रिएक्शन कर लिए, तो कहता रिएक्शन कर लिया उससे क्या, हम स्ट्रॉन्ग है, मेरा H+ तुम धारण करो, हम Na+ के साथ साल्ट बनाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ एक्सेप्ट करना पड़ता है वीक एसिड के एनायन को,
तो ये H+ एक्सेप्ट करके CH3COOH बनाएगा और ये साल्ट बनाता है, तो यहाँ से H+ जाएगा और Na+ आएगा तो SO3Na, तो ये आपका साल्ट बनेगा। SO3H की जगह SO3Na लगेगा और CH3COOH, तो इसका आंसर ए होगा। बाकी यहाँ COO बना दिया है, तो सल्फोनिक से कार्बोजाइलेट आयन कैसे हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, ये सब भी अजीब सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये सब भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ 1-methoxy-1,3-butadiene इज लीस्ट स्टेबल। तो पहले तो आप 1-methoxy-1,3-butadiene का स्ट्रक्चर बनाइए। तो ब्यूटाडाइन 1 2 3 4 4 कार्बन एटम, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, सेकंड थर्ड पे डबल बॉन्ड, और फर्स्ट से मिथॉक्सी, तो इससे आप OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप अटैच कर दीजिए। तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाना है। नहीं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तो दिया हुआ ही है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने का कहाँ जरूरत है। देखिए सारा में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर दिया हुआ, बस स्टेबिलिटी चेक करना। हम ऑप्शन देखे नहीं थे तो इसलिए हम गड़बड़ कर दिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्टेट स्ट्रक्चर जो होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप चेक कीजिए कि ऑक्टेट किसका कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा तो अनस्टेबल होगा। CH2-, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो 3 × 2 + 6 4 बॉन्ड, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट, इसमें CH- है, ऑक्टेट कंप्लीट है सभी का। यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये वैकेंट ऑर्बिटल है और 3 बॉन्ड ही बनाया हुआ है, तो 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मतलब यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इन दोनों से तो अनस्टेबल ही होगा। नेक्स्ट, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो 2 ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है, मतलब ये दोनों अनस्टेबल है AB से। अब इन दोनों में चेक करना होगा कि कौन ज्यादा अनस्टेबल है। तो इन दोनों में देखिए पॉजिटिव चार्ज और इसके नेक्स्ट कार्बन से नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज का कंजुगेशन तो होगा ही, लेकिन इधर ऑक्सीजन का भी कंजुगेशन होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन नजदीक है, कंजुगेशन करेगा और स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ थोड़ा लेंथी रेजोनेंस है, मतलब लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में तो है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा दूर है, मतलब ऑक्सीजन डायरेक्ट अपना लोन पेयर प्रोवाइड नहीं करा सकता है पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए। ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर कार्बन अपना डबल बॉन्ड प्रोवाइड करा के स्टेबिलिटी बढ़ाएगा पॉजिटिव चार्ज का, जबकि इस केस में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देके डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना सकता है। ये अपना लोन पेयर देगा और यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, तो ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाता है कार्बन का, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि ये 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो 3 × 2 6 और 1 लोन पेयर रहेगा, 2 लोन पेयर में से 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो 1 लोन पेयर है, तो 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। तो स्टेबल ज्यादा है C से, तो लिस्ट स्टेबल आपका C होगा। यहाँ पे ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से स्टेबलाइज कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, जबकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, डायरेक्ट ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता है। अब जो है अगले लेक्चर से क्वेश्चन नंबर 23 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।